प्यारे विद्यार्थियों, वंदे मातरम और बहुत बहुत स्वागत आपका भाटिया आश्रम की इस ऑनलाइन क्लास में। क्योंकि उपराष्ट्रपति का हाल ही में चुनाव हुआ है और वो अब शपथ ग्रहण करेंगे, तो चर्चा में मुद्दा है, तो प्रत्येक पेपर में प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हम उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर आज, उपराष्ट्रपति के विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो उपराष्ट्रपति जो है वो भारतीय संविधान में दिया हुआ एक पद है। इसका मतलब है संविधान में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि संवैधानिक पद है। संविधान में जिसका प्रावधान होता है उसे संवैधानिक पद कहा जाता है। तो ये एक संवैधानिक पद है और इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 63 में, 63। आर्टिकल 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट। इसका उद्देश्य क्या है? उपराष्ट्रपति, हमने जो बात की है, ये उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है या उपराष्ट्रपति का पद क्यों सृजित किया गया है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने अमेरिका से लिया है, यूएसए के संविधान से प्रेरित है उपराष्ट्रपति का पद। और दूसरी बात कि उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ पर क्या काम करेगा, तो मुख्यतः दो काम करता है। इसका जो सामान्य कार्य होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना होता है। इसके साथ ही यदि किसी कारण से राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट, यानी हम ये कह सकते हैं अस्थायी राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है यदि किसी कारण से राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो। और इसके लिए सबसे पहले आर्टिकल 63 बात करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब आर्टिकल 64 क्या बात करता है? 64 ये कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति। इसका मतलब क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। इसका मतलब क्या होगा? पदेन सभापति का मतलब यह है कि पद विशेष पर बैठा हुआ व्यक्ति। यहां पर व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं होता है, पद विशेष से मतलब होता है। इसका मतलब है जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा वो अपने आप ही राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देगा, वही व्यक्ति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी काम करेगा। तो पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन का मतलब होता है कि जो उपराष्ट्रपति के पद पर आएगा वही व्यक्ति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी, चेयरपर्सन के रूप में भी काम करेगा। यह कहता है आर्टिकल 64, अनुच्छेद 64, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में राष्ट्रपति काम करेगा। लेकिन एक बात और कहता है जो छुपी हुई है, यह कहता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा लेकिन कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि लाभ के पद पर नहीं होगा कोई। और हम जानते हैं कि लाभ के पद को संविधान में तो कहीं डिफाइन किया ही नहीं गया है, अधिनियम बना करके उसमें लिख दिया गया है कि कौन सा पद लाभ के पद के दायरे से बाहर माना जाएगा। तो ये बात छिपी हुई है इसके अंदर जो हमें ध्यान रखनी है कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति के रूप में काम करता है परंतु लाभ के पद पर काम नहीं करता है। यह बात आर्टिकल 64 में लिखी हुई है। और फिर है आर्टिकल 65, अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? अनुच्छेद 65 कहता है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है या राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उस समय उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? यह बात करता है आर्टिकल 65। तो आर्टिकल 65 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 65 यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति जो है वो या उसका पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है या वो अनुपस्थित है तो इस दौरान
कौन कार्य करेगा? इन दो कंडीशन में, इन दो परिस्थितियों में, अगर कैसे भी आकस्मिक पद रूप से पद रिक्त हो जाता है, सीट वेकेंट हो जाती है, राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो वेकेंट हो जाती है, ऑफिस में नहीं रह पाता है, या फिर एब्सेंट है, तो कौन काम करेगा? अभी हमने जस्ट इससे पहले बात की थी कि जो उपराष्ट्रपति है वो क्या काम करता है? एक्चुअल में दो काम करता है, एक तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, और सामान्य कार्य होता है उसका राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। तो यहां पर यही बताया गया है, ये काम ही बताया गया है कि आकस्मिक रूप से पद रिक्त कब हो सकता है? जब वो अपना पद त्याग कर दे, यानी त्याग पत्र दे दे, पद त्याग कर देगा, अपना रिजाइन दे देगा, या अचानक राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या अन्य किसी कारण से भी उसका पद रिक्त हो जाए। तो इस दौरान उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। उपराष्ट्रपति किसके पद के? राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अब यहां पर ये जो कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है उपराष्ट्रपति, इस दौरान ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करता है। जब हम ये कहते हैं कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का पालन कर रहा है, इसका मतलब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति है, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है। और ये कब तक करेगा? जब तक राष्ट्रपति की पद रिक्ति को वापस नहीं भरा जाता, यानी राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं आ जाता, तब तक रहेगा। दूसरा, अनुपस्थिति। अनुपस्थिति में कहा गया है कि हो सकता है राष्ट्रपति बीमार हो या किसी अन्य कारण से अनुपस्थित हो। बीमार भी हो सकता है और किसी अन्य कारण से भी अनुपस्थित हो सकता है उपराष्ट्रपति, या अपने पद के कर्तव्यों के पालन में वो सक्षम नहीं है किसी भी कारण से। तो इस परिस्थिति में भी, इन तीनों परिस्थितियों में भी जो उपराष्ट्रपति है वही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, जब तक राष्ट्रपति पुनः अपने पद पर नहीं आ जाता है। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर आकर के वापस अपने पद को ना संभाले, अपने ऑफिस को ना संभाले, तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसके पास वही सारे अधिकार, विशेषाधिकार होते हैं जो राष्ट्रपति के पास होते हैं। वो राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। इसका मतलब एक काम तो हमें पता चल गया कि उपराष्ट्रपति क्या करेगा, कि यदि किसी भी कारण से राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में या राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का पालन करेगा जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं आ जाता है। ये बात करता है कौन सा आर्टिकल? ये बात करता है आर्टिकल 65। और 65 के बाद में जब हम बात करते हैं आर्टिकल 66 की, अनुच्छेद 66 की, तो अनुच्छेद 66 महत्वपूर्ण है, जो बात करता है निर्वाचन की। अनुच्छेद 66 बात करता है निर्वाचन की, इलेक्शन की। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो यदि आप लोगों ने उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को पढ़ा है तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, यानी पद्धति वही होती है। तो निर्वाचन पद्धति क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, जो अप्रत्यक्ष चुनाव की एक विधि होती है, उस पद्धति की एकल हस्तांतरणीय या एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत पद्धति का उपयोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में किया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का उपयोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में किया जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का एक मेथड है ये, और साथ में ये मतदान गुप्त मतदान होता है। ये दो चीजें हैं, ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वरीयता आधारित वोट होता है, वरीयता आधारित वोट होता है।
प्रायोरिटी दी जाती है वोटिंग में, वोटिंग में प्रायोरिटी दी जाती है सामान्यतः इसके अंदर। और गुप्त मतदान का मतलब क्या है कि मतदान, खुला मतदान नहीं होता है, यानी सीक्रेट बैलेट के माध्यम से, सीक्रेट बैलेट के माध्यम से मतदान होता है। इसका मतलब है किसी व्यक्ति ने किसको वोट दिया है ये बात किसी को पता नहीं चलती है। ओपन वोटिंग में क्या होता है कि बताकर वोटिंग की जाती है कि हम किसे वोट कर रहे हैं। ये दल को पता होता है, सामान्यतः जो एजेंट होता है दल का, जिसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उसको पता होता है कि हमारे दल के सदस्य ने किसे वोटिंग की है। जब ये पता हो तो वो ओपन वोटिंग होती है साधारण सी भाषा में। और जब ये पता ना हो कि हमारे दल के किस व्यक्ति ने किस अन्य व्यक्ति को वोट दिया है, तो वो गुप्त मतदान होता है। जैसे चर्चा में भी रहा था कि 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्रॉस वोटिंग की है। अब किसने क्रॉस वोटिंग की है? क्रॉस वोटिंग का मतलब क्या है? किसी एक पार्टी का सदस्य होते हुए किसी दूसरी पार्टी के सदस्य को वोट दे देता है। अब जैसे मान लीजिए कि बीजेपी का या कांग्रेस का, कोई भी राजनीतिक दल हो सकता है, एक राजनीतिक दल अपने राजनीतिक दल के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए, विप के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनको वोट ना देकर किसी अन्य दल के किसी व्यक्ति को वोट दे देता है, तो उसे क्रॉस वोटिंग कह दी जाती है। अब क्रॉस वोटिंग हो गया तो उसके ऊपर दल बदल का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता, उसको अयोग्य भी घोषित नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सीक्रेट वोटिंग है, और जब सीक्रेट वोटिंग है तो पता कैसे लगेगा कि किसने किस व्यक्ति को वोट दिया है। तो क्रॉस वोटिंग में एक दूसरे को वोटिंग दी जाती है, उसे क्रॉस वोटिंग कहते हैं। और यहां पर गुप्त मतदान होता है, इसी कारण पता नहीं चलता है कि किस व्यक्ति ने किस उम्मीदवार को वोट दिया है। तो यहां पर वरीयता आधारित वोट होता है। एक्चुअल में वरीयता आधारित वोटिंग में होता क्या है? सामान्यतः जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है, उसमें बैलेट पेपर में कोई भी व्यक्ति जो उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी और डी, तो यहां पर प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे मुझे लगता है कि बी को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना चाहिए, तो मैं बी को 1 नंबर दे दूंगा। और मुझे लगता है कि हो सकता है बी ना बन पाए, तो ऐसी स्थिति में मैं, हो सकता है कि मुझे दूसरा सबसे अच्छा उम्मीदवार ए लग रहा है, तो ए के सामने 2 रख दूंगा। मुझे ये लग रहा है कि ए भी हो सकता है राष्ट्रपति ना बने, तो मुझे लगता है कि ए के बाद सबसे अच्छा व्यक्ति डी है, तो उसे दे दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि और कोई ना बने, लास्ट में फिर सी बनना चाहिए, तो सी को 4 नंबर पे। इसका मतलब है हमने प्रायोरिटी तय कर दी। जैसे हम अपने जीवन में भी कुछ टारगेट्स को, कुछ कार्यों को प्रायोरिटी देते हैं, उसी तरह से यहां पर वोटिंग में भी प्रायोरिटी दी जा रही है कि 1 नंबर पे मैं किसे रखना चाहता हूं, 2 नंबर पे किसे रखना चाहता हूं, 3 नंबर पे किसे रखना चाहता हूं और 4 नंबर पर किसे रखना चाहता हूं। तो इस तरह से वरीयता के आधार पर मतदान किया जाता है। किसमें? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, उस मत पद्धति में इसी तरह से वरीयता के आधार पर वोटिंग की जाती है। और गुप्त मतदान का मतलब हम लोगों ने देख लिया कि गुप्त मतदान क्या होता है। और अब उसके बाद में गुप्त मतदान हो गया, और उसके बाद में हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए बनता है एक निर्वाचक मंडल, जिसे हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में बनता है, उसी तरह से उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी एक निर्वाचक मंडल बनता है, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। और इस निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ये लाइन क्या कहना चाह रही है? एक्चुअल में ये लाइन कहना चाह रही है कि चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा के भी सदस्य और राज्यसभा के भी सदस्य इस वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लोकसभा के चाहे निर्वाचित सांसद हो, इलेक्टेड मेंबर हो, चाहे मनोनीत सांसद हो, नॉमिनेट पर्सन हो, दोनों ही भाग लेंगे चुनाव में। फिर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में भी चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, दोनों ही भाग लेते हैं।
इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग की जाती है। जब हम इसको कंपेयर करें राष्ट्रपति के चुनाव से, तो राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य, नॉमिनेट व्यक्ति जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। हम जानते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन किए जाते थे, लेकिन वर्तमान में नहीं किए जा रहे हैं। इस प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया गया, इसीलिए वर्तमान में तो लोकसभा में कोई मनोनीत है नहीं, लेकिन राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, तो वो मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं किसके चुनाव में? राज्यसभा के सभापति के रूप में जो काम कर रहे हैं उपराष्ट्रपति, उनके चुनाव में, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उसका भी एक कारण है, कभी मौका मिला राष्ट्रपति को करने का तो राष्ट्रपति पर भी काम करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे ये हम लोगों ने देख लिया कि निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। फिर बात करते हैं हम कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन व्यक्ति लड़ सकता है, इसका मतलब है योग्यता क्या होनी चाहिए। तो तीसरी बात जो की गई है इसमें, वो की गई है योग्यता की। योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 3 तरह की बातें की गई है। सबसे पहली योग्यता तो कॉमन है लगभग सभी के लिए, कि वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो, ही और सी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आयु के बारे में बात की गई है कि उसकी आयु कितनी हो, यानी वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और तीसरा, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वो सारी की सारी योग्यताएं उपराष्ट्रपति में होनी चाहिए। तो ये 3 योग्यताएं अगर किसी व्यक्ति में हैं तो वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ये 3 योग्यताएं होनी चाहिए। और इसके अंदर भी चौथी बात ये कह दी गई है, योग्यता से अलग जो है, जो चौथा प्रावधान है 66 का, वो ये कहता है कि ये लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। लाभ के पद को भी कह दिया गया है कि केंद्र सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, या राज्य सरकार के अधीन, या केंद्र या राज्य सरकार के अधीन जो स्थानीय प्राधिकरण है, कोई लोकल अथॉरिटी है, उसके लिए भी किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर लाभ के पद पर है तो फिर वो उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये बात आर्टिकल 66 में बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है। फिर बात करते हैं उपराष्ट्रपति की पदावधि की। जो आर्टिकल 67 है वो बात करता है उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति की पदावधि का मतलब है टेन्योर कितना होगा, कब तक काम करेगा उपराष्ट्रपति अपने पद पर। तो उपराष्ट्रपति की पदावधि की जब हम बात करते हैं तो सामान्यतः उपराष्ट्रपति अपने पद पर कार्य ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करता है। 5 वर्ष तक, यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी क्या इसका पद रिक्त हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अब पद रिक्त कैसे हो सकता है, ये अपना त्याग पत्र दे दे। त्याग पत्र किसे देगा, ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। किसी भी कारण से त्याग पत्र दे सकता है। त्याग पत्र देगा तो कार्यकाल से यह पूर्व यानी 5 वर्ष से पहले ही इसका पद रिक्त हो जाएगा। हम जानते हैं कि इस बार भी ऐसा ही हुआ है। जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति थे श्री जगदीप जी धनखड़, उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया है राष्ट्रपति को। ऐसा नहीं है जगदीप जी धनखड़ ने ही अपना त्याग पत्र दिया है, इससे पहले भी और भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, जैसे वीवी गिरी हैं। तो वीवी गिरी ने भी अपना त्याग पत्र दिया था, क्योंकि उन्होंने उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना था, इसीलिए दिया था। और आर वेंकट रमन भी इससे पहले अपना त्याग पत्र कार्यकाल पूरा होने से पहले ही दे चुके हैं।
तीसरे उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप जी धनखड़, जिन्होंने अपना त्यागपत्र कार्यकाल से पूर्व ही दे दिया है। तो त्यागपत्र। दूसरा है कि अगर संकल्प लाकर राज्यसभा ने हटा दिया है, संकल्प लाकर इसको, उनको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है हमारे, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के द्वारा संकल्प लाकर हटा दिया गया है, तो भी उनका पद कार्यकाल से पूर्व रिक्त हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना कि संविधान में राष्ट्रपति के लिए तो कहा गया है कि राष्ट्रपति को कब हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जाएगा संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किसी भी कारण से यह पाया जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया है, तब। इसका मतलब है राष्ट्रपति के लिए संविधान में आधार मेंशन है कि किस आधार पर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाएगा, परंतु संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए कहीं भी यह प्रावधान नहीं किया गया है कि उनके लिए कौन से आधार को अपनाया जाएगा या किस आधार पर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाएगा, यह नहीं बताया गया है। संविधान में कहा गया है कि राज्यसभा संकल्प लाकर और तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देगी। संकल्प लेकर के आएगी और उस संकल्प को तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से पारित करेगी। और तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाएगा और फिर लोकसभा की सहमति ली जाएगी और उसके बाद में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। तो तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत का मतलब क्या होता है? इससे हम साधारण भाषा में कहें तो प्रभावी बहुमत कहा जाता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी कहा जाता है। और इसका मतलब है कि प्रभावी सदस्य संख्या कितनी है। इसमें होता क्या है कि जो कुल सदस्य संख्या होती है, उस कुल सदस्य संख्या में जो सीटें खाली हैं, जो पद रिक्त हैं, उन रिक्त पदों को कम कर दिया जाए तो शेष जो सदस्य बचते हैं उन्हें बोलते हैं तत्कालीन सदस्य संख्या। और तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत, बहुमत यानी मोर देन 50%, 50% से अधिक, यानी 50 तत्कालीन सदस्य संख्या के 50% से अधिक सदस्यों के द्वारा अगर उस संकल्प प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो फिर लोकसभा की सहमति मिल जाएगी और लोकसभा की सहमति मिल जाए तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। यानी उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो प्रभावी बहुमत, जिसे संविधान में लिखा गया है तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाएगा। लेकिन प्रस्ताव जब लाया जाएगा, संकल्प जब लाया जाएगा तो 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना भी देनी पड़ेगी। 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। सूचना देनी जरूरी है ताकि उपराष्ट्रपति अपना कोई पक्ष रखना चाहे तो वो रख सकता है। तो उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात की हमने। उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? सामान्यतः 5 वर्ष होती है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व ही उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और फिर एक सामान्य सी बात भी लिखी हुई है, और सामान्य बात वो क्या है कि जब तक नया उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं आ जाता है तब तक उपराष्ट्रपति अपना पद नहीं छोड़ता है। इसका मतलब है नया उपराष्ट्रपति आएगा तभी उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति के द्वारा अपना पद छोड़ा जाएगा। ये भी बात आर्टिकल 67 में लिखी हुई है। और फिर बात करते हैं 68 की। 68 बात करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा राष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के लिए क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद सामान्यतः रिक्त नहीं रहना चाहिए। इसीलिए संविधान में लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और उसके लिए समयावधि दे दी गई है। समयावधि क्या दी गई है कि 6 महीने के भीतर भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है। 68 में भी ऐसी कुछ बात की गई है, लेकिन यहां पर बात की गई है उपराष्ट्रपति की, यानी आकस्मिक रूप से पद रिक्त हो जाता है उपराष्ट्रपति का, या फिर उपराष्ट्रपति का पद ही रिक्त हो जाता है, चाहे कार्यकाल के कारण पूरा हो या अन्य किसी कारण से पूरा हो। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो कितने समय में चुनाव करवाए जाएंगे ये बताएगा आर्टिकल 68। अनुच्छेद 68 में बताया जाएगा कि चुनाव का टाइम पीरियड का क्या होगा। तो संविधान में चुनाव के लिए टाइम पीरियड मेंशन किया ही नहीं गया है। पहली बात तो इसमें यह लिखी गई है कि अगर कार्यकाल पूरा हो जाए तो कार्यकाल से पूर्व ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा। कार्यकाल होने से
पूर्व ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा। पहली बात तो यह लिखी गई है। दूसरी बात लिखी गई है कि यदि राष्ट्रपति जो है मान लीजिए कि कार्यकाल से पहले ही 5 वर्ष से पहले ही अपने पद से चला जाता है, तब इस स्थिति में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कोई काम करेगा तो संविधान में या ऐसा कोई प्रावधान किया ही नहीं गया है कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। केवल संविधान में इतना लिखा गया है कि यथाशीघ्र जो है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाएंगे, यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा, यानी जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा। वहीं पर जब राष्ट्रपति की बात करते हैं तो संविधान कहता है कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव 6 महीने के भीतर भीतर करवाए जाएंगे, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए बात की गई है यथाशीघ्र, जितना जल्दी संभव हो, एज सून एज पॉसिबल, जितना शीघ्र संभव हो उतने जल्दी उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा। ये बात करता है आर्टिकल 68। और फिर बात करते हैं आर्टिकल 69 की, और आर्टिकल 69 बात करता है शपथ की। आर्टिकल 69 बात करता है शपथ की, उपराष्ट्रपति की शपथ। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा या तो राष्ट्रपति, संविधान कहता है या तो राष्ट्रपति दिलवाएगा या राष्ट्रपति के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति दिलाएगा, यानी किसी को एथोराइज कर दिया है, अगर प्रेसिडेंट के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को एथोराइज किया गया है तो वो दिलवाएगा। सामान्यतः उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। और इसका प्रावधान ध्यान रखना कि आर्टिकल में किया गया है, संविधान में किया गया है। कुछ शपथ ऐसी भी हैं जिनका प्रावधान तीसरी अनुसूची में किया गया है। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं है, यह भी हमें ध्यान रखना है। और ये किस बात की शपथ लेते हैं उपराष्ट्रपति? एक तो ये कहते हैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की बात, कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और दूसरी बात ये कहते हैं अपने पद के कर्तव्य पालन की, कि इनका जो भी पद है यानी उपराष्ट्रपति का पद है, उस उपराष्ट्रपति के पद के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन करूंगा। तो आर्टिकल 69 में बात की गई है शपथ की। और राष्ट्रपति की शपथ भी संविधान में लिखी है, उनकी शपथ के बारे में भी तीसरी अनुसूची में नहीं लिखा गया है। और फिर बात की जाए आर्टिकल 71 की, तो आर्टिकल 71 ये कहता है कि यदि किसी भी कारण से उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई समस्या आ जाती है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनकी जांच सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। यानी उपराष्ट्रपति के चुनावों के से संबंधित कोई विवाद आता है तो उस विवाद की सुनवाई किसके द्वारा की जाएगी? उस विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। उस विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी, ये हमें ध्यान में रखना है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में हमने बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो कर ली हैं। आर्टिकल 63 से स्टार्ट किया और आर्टिकल 71 पर आकर के हमने उपराष्ट्रपति को समाप्त किया। तो उपराष्ट्रपति के बारे में इतनी बातें हमें ध्यान में रखनी है। यदि कोई प्रश्न आता है तो यहाँ से आ जाएगा। और कुछ मामलों में आप ये भी ध्यान रख लेना कि कुछ उपराष्ट्रपति ऐसे भी रहे हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो पहले जो उपराष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उसके बाद में एम हिदायतुल्लाह। एक व्यक्ति और उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं निर्विरोध। तो आप कमेंट में बताएंगे ये कि तीसरे कौन से उपराष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। और इसी के साथ हमारा उपराष्ट्रपति वाला जो चैप्टर है, मुख्य जितनी भी बातें थी वो सारी हमने कंप्लीट की। जय हिंद, जय भारत।